Surah mere menje paman Dathana bermani sikha padang smadhyami Buddham saranam gacchami। समन संघ का एक नियम है, जाति का अभ्यास कभी नहीं। तो कई बार हमारे जो साथी हैं, जो संगी हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा वो एज्यूम कर लेते हैं कि जाति का जिक्र नहीं करना है, जाति की बात नहीं करनी है, जाति का कोई डिस्कशन नहीं करना है, एक दूसरे की या बाहर वाले लोगों की या जितनी भी जाति हैं उनके बारे में बात नहीं करना है। ऐसा कई बार कई संगी अपने मन में बात को ले आते हैं पर बताते नहीं और जाति को पूरी तरह से मन में दबा के बैठे रहते हैं। दबाने से चीज़ें खत्म नहीं होती, दबाने से वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती रहती हैं और कभी विस्फोटक रूप में बाहर आ जाती हैं। समन संघ जाति का अभ्यास नहीं करता। कौन सी वाली जाति का? जो आजकल अभ्यास में है, प्रैक्टिस में है, जिसमें लोग काम करते हैं राजा का और उनका नाम आता है नौकर का, सफाई कर्मी का, नाली साफ करने वाले का, चमड़ा काटने वाले का, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का, जबकि काम वो करते हैं राजशाही, अफसरी का, पढ़ाई का, लिखाई का, बिजनेस का, पंडिताई का, मतलब विचारों का लेन का देन का। इसलिए समन संघ में जाति का अभ्यास नहीं होता पर जाति का पूरा ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन के लिए समन संघ ने एक बहुत बढ़िया आलीशान किताब, जो एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश वाली जो किताब है जो बाबा साहब ने लिखी थी, उसका पूरक है, उसका सप्लीमेंट्री है। उसमें जाति के बारे में बताया कि जाति क्या है, कैसे है, क्या है, और इसमें पूरी तरह से जाति का एक संधि विच्छेद करके और अर्थ बता के बुद्ध के काल से लेकर अब तक का सारा बताया गया है। इसलिए जितने भी समन संघी हैं, जितनी जल्दी हो सके उस जाति के अर्थ वाली किताब को जो समन संघ की है उसको पढ़ें, उस पर चिंतन करें, उसको समझें, और समझ में ना आए तो पोर्टल पे पूछें। समन संघ ने जो रिसर्च की है और जो खोज की है वो भारत की सबसे गजब की खोज है, जिसका सार ये है कि जाति हमारे काम का नाम है, पुराने काम का नाम है, और जाति का मतलब होता है उपज, उत्पन्न, पैदा करना। एक सिंपल से वाक्य से पता चल जाता है, जैसे नवजात बच्चा होता है नया पैदा, तो नया पैदा चमार या नया पैदा कुम्हार या नया पैदा महार या नया पैदा लोहार या नया पैदा मराठा या नया पैदा बंगाली, ऐसा नहीं होता। नवजात का मतलब बस नया बच्चा, यानी नया उत्पन्न हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, बहुत बढ़िया किताब है वो। आप ये समझो कि वो किताब ना डॉक्टर अंबेडकर का बाण है। बाण मतलब तीर, एक बार वो चला उसके बाद जातियों का विनाश निश्चित है। विनाश मतलब जानकारी आपको हो जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुरानी जात, नई जात और आज के समय जो जात या जाति है उसका अर्थ क्या है, असली अर्थ क्या है। और वो तथ्यों के साथ, वो ऑथेंटिक रूप में, वो एक एक चीज़ को बतला के, ऐसा नहीं है हवा हवाई है, कोई कहानी नहीं है, वो जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके आधार पे वो किताब तैयार हुई है। मात्र 20 रुपये की है। उसको खरीदना चाहिए, उसको बांटना चाहिए, उसको बताना चाहिए, और खरीद नहीं सकते, बांट नहीं सकते तो PDF मंगाना चाहिए। और जो लोग उसको इंग्लिश में, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट करके आगे भेजना चाहिए। उसे बहस करनी चाहिए, उसे बात करना चाहिए। किस लिए बोल रहा हूँ आज के विशेष में? आज एक सज्जन हमें मिले, उनका नाम था, बाद में नाम लिखा हुआ था मीना। उनसे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि भाई ये मीणा क्यों लिखते हो, ये मीना क्यों लिखते हो? बता नहीं पाए।
हमने बताया भाई मीन माने मछली होता है। आप गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हो। वहाँ आज के समय रेगिस्तान है, किसी समय वहाँ समुद्र था, समुद्र सूख गया, उसका पानी जम के एंटार्क्टिका के अंदर बर्फ़ बन के जम के वहाँ एंटार्क्टिका के अंदर बहुत बड़ा एक आइस कैप बनाया हुआ है। तो पानी जमा तो समुद्र तल कम हो गया, तो समुद्र तल के नीचे रिवर और रिवर के नीचे बेड यानी कि रेत, इसलिए इन जगहों पर रेत मिलता है। और समुद्र के जितने भी जीव हैं उनके जीवाश्म मिलते हैं, फॉजिल फ्यूल्स मिलते हैं, फॉजिल्स मिलते हैं। तो आप उसी एरिया के रहने वाले इसलिए उनको मीन या मीणा बोलते हैं। पर मीन और मीणा तो अब लगाना शुरू किया है। आप क्या थे पहले, वो बता नहीं पाए। हमने पूछा आपके फादर का नाम क्या है, समथिंग करके सिंह बताया। उन्होंने बताया कि ये लोग जो कुछ पंडित टाइप के लोग हैं जो लेखक का काम करते हैं, वंशावली रखते हैं, तो वो 3 साल में एक बार वंशावली के लिए उनके घर आता है। उनका काम है वंशावली को रखना। वो हमारे पूर्वजों का नाम रखता है पर गुप्त भाषा में। उनकी जो भाषा है वो गुप्त है, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम है। और जब वो आता है तो घर पे आके वो रुकता है, 3 साल में एक बार आता है। फिर वो 3 साल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं या जो मर गए हैं उनके नाम लिखता है, और उसके नाम के लिखने के एवज में वो पैसे लेता है। जिसकी जितनी क्षमता, जिसकी जितनी आमदनी है, कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 5,000, कोई 500, कोई 100 लेता सबसे है। यही उसका व्यापार है। ऐसे पंडित जगह जगह हैं, लेखक बोलते हैं उनको, लेखाकार वंशावली जो करते हैं वो वंशावली का काम करते हैं। तो हमने पूछा भाई आपके तो फादर के नाम के पीछे सिंह लिखा हुआ है, आपका जो गोत्र है वो तो सिंह है, कबीले का नाम सिंह है। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो बोलते थे वो कुछ झंझावार करके, उन्होंने बताया कि झंझावार करके बोलते थे। तो हमने पूछा भाई झंझावार क्या है, वो बता नहीं पाए। तो हमने कहा भाई कोई पक्षी का नाम होगा या कोई प्राकृतिक चीज़ का नाम होगा, आपके कबीले का नाम होगा। और ये सिंह कब से चल रहा है ये बताओ, तो वो बता नहीं पाए। तो हमने पूछा भाई आप हो कौन, तो वो बता नहीं पाए क्या है क्या नहीं है। पर उनके नाम बड़े गजब के नाम थे, जिससे लगता था कि भाई अच्छे ताकतवर लोग रहे होंगे, क्योंकि मीणा लोग सब उसी ज़मीन के मालिक रहे हैं जो बाद में ट्राइब्स के नाम से जाने गए। हमने पूछा कि आप एसटी कब से बने, वो बता नहीं पाए। तो उनको हमने बताया कि 1932 में संवैधानिक व्यवस्था में आप एसटी बने हो, उससे पहले आप क्या थे, वो बता नहीं पाए। हमने जात के बारे में पूछा, वो बता नहीं पाए। फिर वो देवी देवताओं पे आ गए, देवी देवताओं की बात हुई। तो मैंने पूछा भाई किस देवी देवता को मानते हो, उन्होंने कोई नाम बताया। तो हमने कहा भाई उसकी जात क्या है, और वो चक्कर खा गए, कह रहे देवी देवता की जात का तो मुझे पता नहीं। भाई आप मानते हो, हाँ जी मानते हैं। तो भाई कोई तो मान्यता होगी, कोई तो जात होगी, बिना जात का तो भारत के अंदर कोई व्यक्ति है नहीं, और अगर बिना जात का व्यक्ति है तो बाहर का व्यक्ति है, यहाँ का है नहीं। इस बात को उन्होंने माना। तो हमने कहा भाई जात के बारे में आप जानते क्या हो, ये जो लेके घूम रहे हो आप, सिंह भी और मीना भी और झंझावार भी, और जो चीज़ आप बता रहे हो, कह रहे जी हमें तो जानकारी है नहीं। तो वो जितनी जानकारी मैं उनको दे सकता था मैंने दी, और जितनी जानकारी उनके पास तो थी नहीं उन्होंने दी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जीवित व्यक्ति हो, सोसाइटी में रहते हो, और आपको अपने बारे में पता नहीं है कि क्या हो आप, क्या नहीं हो। आपको अपने देवताओं की जात के बारे में पता नहीं है, किस जात के देवता थे, किस जात के नहीं, कौन सी देवताओं की जात थी, अलग अलग मानने वाले लोग हैं, किस जात के देवता को मानते थे, उसकी जाति कब बनी, कैसे बनी। उन्होंने कहा जी जाति तो अभी बनी है, भाई कब से बनी है, तो आप कब से मानने हो, वो बता नहीं पाए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि डरिए मत, ये मत सोचिए कि कोई जाति का नाम आपसे पूछ लेगा और आप बताओगे तो आप क्या कहोगे। भाई डर इसलिए लगता है क्योंकि जानकारी नहीं है। पर उस किताब के अंदर जो जातिगत है उसके अंदर पूरी जानकारी है। आपको जो भी नाम यहाँ दिया हुआ है वो आपके पूर्वजों का कोई काम रहा होगा। तो उन्होंने बातचीत करते करते ये भी कहा कि जी कुछ लोग कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। मैंने उनको बताया भी देखो क्षत्रिय शब्द 2 प्रकार का है। एक जो छत वाले लोग हैं जिनके ऊपर छाता होता था उनको क्षत्रिय बोलते थे। कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी है वो एक नौकर साथ रखता था जो छाता लेके चलता था। बाद में छत पड़ने लगी, जिनकी पक्की छत होगी उनको भी क्षत्रिय बोलते थे। और दूसरा खेतीय है, खेतीय से क्षेत्रीय बना हुआ है। ये जो क्षेत्र शब्द है, क्षेत्रफल या खेतफल दोनों एक शब्द हैं।
पर जिस क्षत्रिय की बात आप कर रहे हो कि वो युद्ध के मैदान में जो हथियार लेके चलता है, वो वाला क्षत्रिय तो कहीं दूर दूर तक है नहीं। तो उन्होंने पूछा जी कैसे नहीं है? तो मैंने उन्हें बताया कि भाई देखो, जो सेनाएं हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से बनी हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली पेड सेना बनाई थी, वहीं से ये लड़ाके लोग आए हैं जिनको आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि चलो नेट पर सर्च कर लेते हैं, लोहा कब बना, तांबा कब बना। तो मैंने उनको नेट पर सर्च करके बताया कि देखो पहली बार तांबा तब बना, वहाँ बना, पहली बार लोहा बना, वहाँ बना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये किताबें जो हैं, उस किताबों में तो लिखा हुआ है, पुरानी किताब, पौराणिक किताब, और बहुत सारी जो उपन्यास टाइप किताब भारत में चलती हैं कहानियों की, उसका जिक्र करने लगे। तो मैंने कहा भाई इसकी भी खोज कर लेते हैं, क्या किसी ताम्रपत्र पे, क्या किसी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है इन किताबों के बारे में? भाई जहाँ से ये किताब छप के आई हैं, कहीं तो इनका कोई सबूत हो, किसी पत्थर पे लिखी हुई मिली हो, किसी ताम्रपत्र पे लिखी हो, किसी कागज़ पे लिखी हो। तो कहने लगे जी कागज़ पे तो लिखी हुई है। तो मैंने कहा कागज़ पे लिखी हुई है तो आओ ये खोज कर लेते हैं कि कागज़ कब बना पहली बार। और नेट पर सर्च मारा तो पता चला कि चीन के अंदर 1900 साल पहले पहला कागज़ बना। तब तो लिखाई नहीं थी, लिपि नहीं थी। तो तुमने लिखा क्या और कौन सी भाषा में लिखा? जो आज लिखा हुआ है वो संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत भाषा में तो कोई पत्थर है नहीं, संस्कृत भाषा में तो कोई जो शिलालेख है वो है नहीं, क्योंकि अशोक के समय भी जो भाषा है वो तो अशोक लिपि या धम्म लिपि या जो प्राकृतिक लिपि है उसके हिसाब से चलता है, वह संस्कृत भाषा तो है नहीं। इसका मतलब संस्कृत भाषा बाद में बनी है जिसको संस्कृत बोलते हैं। कोई सबूत नहीं मिलते। उनका जो दिमाग है वो घूम गया, मतलब हिल गया। वो कागज़ पे मैंने समझाया, कागज़ लेके वो चले गए सोच में। मैंने कहा 2-3 दिन सोच लो, उसके बाद बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आप लोगों को यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि डरिए मत, भागिए मत, छुपिए मत। कोई भी जाति, किसी भी जाति का कोई नाम है या सर्टिफिकेट है, घबराने का बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को मानिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, हमको सभी धर्मों का अध्ययन करना चाहिए। समन संघ ये कहता है कि हमें सभी लोगों का अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो हमारा विरोध में है, चाहे हमारा सहयोग में है, चाहे हम खुद हैं। हमको लगातार एनालिसिस करते रहना चाहिए, विश्लेषण करते रहना चाहिए, तर्क वितर्क करते रहना चाहिए, और हम क्या हैं क्या नहीं है पहले इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सामने वाले से बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो हमसे काउंटर क्वेश्चन में हमसे पूछेगा भाई आप क्या हो। आप अपने बारे में जानकारी रखोगे तो सामने वाले के बारे में जानकारी लेने के हकदार बनोगे। आप अपने बारे में जानकारी नहीं दे पाओगे, आपको भगा देगा, कहेगा खुद के बारे में पता नहीं है, हमसे सवाल कर रहा है। तो जाति का अर्थ वाली जो किताब है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किताब है, कंप्लीट समन ग्रंथ है। सारे समन ग्रंथों में सबसे ज़्यादा मारक अगर कोई समन ग्रंथ है तो जाति का अर्थ है। मात्र 20 रुपये का है, जो छपवाना चाहे छपवा ले, क्योंकि समन संघ की जो बुक्स होती है कॉपीराइट फ्री होती हैं, उसका लेखक भी समन संघ होता है, और जो PDF लेना चाहे ले ले। पर उसको 10 बार पढ़ो, उसको 20 बार पढ़ो, उसको 30 बार पढ़ो। उसको जब तक जाति पर चर्चा नहीं करोगे, जब तक जाति का ऑपरेशन नहीं करोगे, जब तक जाति की जानकारी लोगे नहीं, और जब तक जाति की जानकारी दोगे नहीं, और जब तक जाति की जानकारी को खो दोगे नहीं, तब तक जो हमारा ये गोल्डन नियम है जाति का अभ्यास कभी नहीं, इसको आप जीत नहीं पाओगे, इसको पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि डरने से, दबाने से चीज़ें खत्म नहीं होती। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने आग को दबा दिया, अब आग नहीं है, पर वो तो अंदर ही अंदर सुलग के पूरा बिटोरा जला देगी, आपका राख कर देगी, उसका तो पता नहीं चलेगा। जो झरिया के अंदर खाने हैं भारत के अंदर, झरिया जो बहुत बड़ा फेमस, जहाँ कोयला मिलता है, कोयला आता है पूरे देश का, उन झरिया की खानों में अंदर ही अंदर आग सुलगती है, और वो जो अंदर अंदर आग चलती है वो पूरी खानों को खाती है। वो तो ऐसा आग, जो जाति वाला जो सिस्टम जो चला हुआ है, वो ऐसा आग है, अगर आप उसको दबाओगे वो ब्लास्ट कर देगी, और आप उसको बाहर निकाल के उसका ऑपरेशन करोगे, वो दूर दूर तक कहीं नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जाति का अभ्यास करना अलग बात है, जाति के बारे में विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसकी जानकारी लेना, उसकी जानकारी देना, उसके बारे में तर्क करना, उसके बारे में वितर्क करना अलग बात है। इसलिए हम जाति का अभ्यास का मतलब है कि हम सामने वाले को ऊंचा नीचा समझ रहे हैं, हे दृष्टि से देख रहे हैं, किसी का हम इज्जत कर रहे हैं, किसी का बेइज्जती कर रहे हैं, ये जाति का अभ्यास है। पर सामने वाला क्या है और हम क्या हैं, और हमको ये नाम कैसे पड़ा, क्या पड़ा, सामने वाले का कैसे पड़ा, उसकी वंशावली क्या है, हमारी वंशावली क्या है, उसका यहाँ क्या काम होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, और लोगों का कैसे होता है, जिनकी जाति नहीं है उनका क्या है, देवी की जाति कौन सी है, देवता की जाति कौन सी है, महापुरुष की जाति कौन सी है,
पुराणों में जाति का जिक्र कहाँ है, वंशावली में जाति का जिक्र कहाँ है, जब लोहा आया तो उस समय जाति की क्या व्यवस्था थी, जब तांबा आया तो क्या थी, पत्थर पे कहाँ लिखा हुआ है, ताम्रपत्र पे कहाँ लिखा हुआ है, कागज़ कब पहली बार बना, भाषा कब पहली बार बनी, लिपि कब पहली बार बनी, अक्षर कब पहली बार बने। इनकी जानकारी के लिए किसी अंडे पंडे की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेट खोलो सारी जानकारी मिल जाती है। और अगर नेट नहीं खोलना पाते हो तो ग्रोक को खोल लो, वो जो आजकल ग्रोक चलता है एक्स वाला, वो बढ़िया बढ़िया जवाब देता है, उसको देख लो एक्स पे करके, तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। बैठे बैठे रील देखना बंद करो और इसी जानकारी को ले लो, उसी में एक्सपर्ट हो जाओगे। मेरी अगर किसी बात से किसी समन संगी को कोई परेशानी हुई हो, कोई बात खराब लगी हो, तो मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।